हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास का ये साउंड का जो अभी चल रहा है आपका आज का लेक्चर, जो हमने अभी जस्ट इसको स्टार्ट दिया हुआ है, ये लास्ट चैप्टर है साउंड का। इसमें पहले भी दो तीन से ही ज़्यादा वीडियो हम बना चुके हैं आपके लिए। अब थोड़ी थोड़ी बात है बची हुई, तो उसके लिए भी हम आपके लिए प्रयास कर देते हैं। हालांकि एक आध बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी अब आप बुक में भी उसको देखेंगे। ऐसे चर्चाओं में तो मैं सारी बातें कर ही लेता हूं आपसे, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमने नाइन्थ क्लास के जितने भी लेक्चर्स आपके लिए बनाए हैं वो एकदम जीवंत है और बहुत आवश्यक है आपके लिए, लंबे समय तक साथ देने वाला है। अभी तो ये त्योहार का मौसम है, फेस्टिवल्स है, दिवाली है, फिर छठ है, ये सब सारे आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच में मैं आपको ये एक दिवाली की मिठाई के रूप में ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है, इसका आनंद लेना है। इसमें बचा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का परावर्तन, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। और साथ में एक बहुत ही अच्छी बात हम आपको बताएंगे कि इको क्या होता है, यानी प्रतिध्वनि कहते हैं उसको हिंदी में हम लोग। और इको हम लोग जनरेट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से वो उत्पन्न किया जा सकता है, थोड़ा मैथमेटिक्स है उसका, सारी बातें हैं। तो बेसिकली हम जब भी परावर्तन की बात समझते हैं तो हमारे दिमाग में पहली दफा ये बात बिल्कुल दौड़ती है, रन कर जाती है कि परावर्तन तो प्रकाश का होता है। जी हाँ, वो तो होता ही होता है, लेकिन प्रकाश के साथ साथ ध्वनि का भी परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन में आप क्या देखें, सपोज कीजिए कि अगर समतल दर्पण है, तो ये समतल दर्पण से हम अगर इसको करते हैं तो ये क्या होता है, इस तरह से लाइट आता है और यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट करते हैं हम लोग, और उसी पॉइंट को हम लोग फॉलो करते हुए एक इस प्रकार का रे खींचते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन है, ये परावर्तक सतह यानी समतल दर्पण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है, और ये उस पर अभिलंब है। ये सारी बातें, ये आपतन का कोण है और ये परावर्तन का कोण है। परावर्तन के नियम, इस तरह से प्रकाश परावर्तित होते हैं माध्यम में, और फिर हम लोग परावर्तन को अच्छे से वहां देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे पास एक कोई परावर्तक सतह है, जैसे इसमें जनरली हम लोग बहुत तरह का लेते हैं, लकड़ी का एक प्लेट ले लीजिए आप, है ना, ये परावर्तक सतह के रूप में आप क्या ले लीजिए, लकड़ी का प्लेट ले लिया हमने, लकड़ी का एक मतलब प्लैंक या तख्ता कह दीजिए, लकड़ी का क्या लिखिए, परावर्तक सतह लिख दीजिए ना आप, जिस तरह का आप, ये समतल है तो समतल है ना, लकड़ी का परावर्तक सतह हमने लिया। और जब लकड़ी का परावर्तक सतह हम लेते हैं और यहाँ से कोई ऐसा सोर्स ऑफ साउंड है जिसको कि हम ऑन करते हैं, सपोज कीजिए ये हमने एक साउंड सोर्स को यहाँ ऑन किया, इस तरह से अभी बना देते हैं आप, हा। अगर मान लो लीजिए कि सोर्स ऑफ साउंड इस तरह से हमने यहाँ पे जनरेट किया, और इस साउंड सोर्स से हम ध्वनि को, हाँ हो गया ना, कितना बढ़िया हो गया। और यहाँ से ये जब इस परावर्तक सतह से टकराएगा तो ठीक उसी तरह से मान लेते हैं कोई दीवार है या कोई कुछ भी सपोर्ट के रूप में आप ले सकते हैं, तो यहाँ से ये लगभग उतने ही कोण बनाते हुए अगर यहाँ पे कोई कान लगा करके खड़ा हो जाए तो यहाँ से निकली हुई ध्वनि को वो बखूबी सुन पाएंगे। इसमें कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ध्वनि भी ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि प्रकाश है, परावर्तन के नियम का पालन करता है। और ये सिंगल रिफ्लेक्शन की कहानी है। ये देखिए,
ये हो गया आर हो गया, है ना। ये आपतित ध्वनि कहते हैं इसको, आपतित ध्वनि, है ना। इंसिडेंट साउंड कह सकते, ये परावर्तित ध्वनि है, परावर्तित ध्वनि है। और ये अभिलंब है जो परावर्तक सतह पर डाला गया है, और ये दोनों अभिलंब है, ठीक है। ये सभी एक तल में होंगे, एक ही प्लेन में। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन सेम प्लेन में होता है, तो कहा जाता है ना, इसका भी ध्वनि के परावर्तन का भी दो नियम है। क्या नियम है? तो एक आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि, और आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा कि ये जो आपतन का कोण है वो परावर्तन के कोण के बराबर होता है। तो ये तो सिंगल रिफ्लेक्शन है, इसका तो प्रैक्टिकल भी आराम से हम लोग कर सकते हैं। किसी बच्चे को यहाँ बैठा दीजिए और यहाँ से आप कोई साउंड सोर्स से या कोई इस तरह का मतलब ले लीजिए साउंड, कोई पाइप वगैरह ले करके, और इस पाइप से ध्वनि को आप यहाँ से भेजिए, तो पता पड़ेगा कि यहाँ से भी एक दूसरी नली से होकर के ध्वनि उतने ही कोण बनाते हुए और उसी जगह पर ये पहुंचती है सर्टेनली, जहां ये श्रोता बैठा हुआ है जिसको लिसनर कहते हैं, वो सुन लेता है आपकी ध्वनि को। तो ये एक सीधी सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, सिंगल रिफ्लेक्शन। लेकिन एक बार जब सिंगल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आ गया, तो लोगों ने यहां से एक कदम बढ़कर मल्टी रिफ्लेक्शन की बात सोचनी शुरू की। मल्टी रिफ्लेक्शन यानी एक से अधिक रिफ्लेक्शन का भी प्रयोग उन्होंने शुरू किया, है ना, मल्टी रिफ्लेक्शन। तो मल्टी रिफ्लेक्शन का फिर बेनिफिट आने लगा, समझ गए ना। मल्टी रिफ्लेक्शन का फिर इसका फायदा आने लगा, और फायदा इतना कि कहिए मत। आपके बुक में एक से एक दिया हुआ है कि इसका क्या क्या उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो मल्टी रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि ध्वनि को एक से अधिक परावर्तक सतह से होकर के और सफर करवाना, ताकि ध्वनि एक से अधिक रिफ्लेक्शन ले सके। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ही मल्टी रिफ्लेक्शन का नाम हम लोग देते हैं। जैसे इससे फायदा क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे अभी हम आपके लिए। सबसे पहले आप ये जान लें कि जब कभी भी ध्वनि को मल्टी रिफ्लेक्शन करवाया, मल्टी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक परावर्तन, तो इसका कुछ पर्पस होता है, ऐसे नहीं हम लोग कर देते हैं इसको। इसके बहुत सारे पर्पस हैं। जैसे पहला, और लेकिन टारगेट एक ही है कि लाउडनेस यानी प्रबलता ध्वनि की बढ़ाना, बस एक ही मकसद है, ताकि ध्वनि ज्यादा लाउड हो, साउंड का लाउडनेस ज्यादा हो, प्रबलता ज्यादा हो, तो हमें आसानी से वो ऊर्जा हमारे कानों तक, हमारे सुनने में, आराम से सुनने में हमारी मदद करे। लाउड स्पीकर क्या करता है, हॉर्न क्या करता है, सारे एक ही काम करते हैं, सारे एक ही काम करते हैं। आप जो बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम देखते हैं, बड़ा बड़ा सभागार देखते हैं, है ना, वहां पर जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, चाहे ऑर्केस्ट्रा होता है या बहुत सारा चीज, कई बड़े नेता का भाषण या कोई महान आदमी का उपदेश सुनने, सत्संग सुनने, मतलब अलग अलग तरह के कार्यक्रम में इतने बड़े जो अरेंजमेंट किए जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, मल्टी रिफ्लेक्शन करके उसको क्या करता है, एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई करने से मतलब आवर्धित करना, उसको प्रवर्धित करना बोलते हैं एम्पलीफिकेशन को। इससे साउंड, उसका साउंड का लाउडनेस बढ़ता है, प्रबलता बढ़ती है उसकी, ताकि दूर बैठे लोग भी उसको आसानी से सुन सके। हम सब पर आएंगे, लेकिन आपको यह बता दें मल्टी रिफ्लेक्शन का मतलब है, जैसे सपोज कीजिए ये कोई नली है ना, यहां से साउंड आपने, किसी सोर्स से साउंड आपने यहां पर भेजा, ये रिफ्लेक्ट होके इस दीवार से आया, फिर ये इस इधर से आया। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ये इस, और यहां मान लेते कोई लिसनर बैठा हुआ है, कोई सुनने वाला बैठा हुआ है, तो ये इसको आराम से क्या करता है, सुन लेता है। तो इसका ये बेनिफिट है ना।
और इस कंडीशन में सपोज कीजिए हो सकता है कि यहाँ से एक साउंड और आ रहा हो, ये ध्वनि यहाँ से परावर्तित हुई, ये यहाँ आई, ये ध्वनि फिर यहाँ से परावर्तित हुई और फिर ये परावर्तन के बाद हो सकता है कि ये इधर आई और परावर्तन के बाद हो सकता है कि ऐसे आकर के ये फिर लिसनर के पास गई हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसको ज्यादा लाउडेड साउंड सुनने को मिलेगा। इसका सबसे बेहतर उपयोग और सबसे पहला उपयोग हम आपको बताते हैं डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, है ना। डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप, इसको आला बोलते हैं, उसमें भी यही प्रक्रिया होती है, मल्टी रिफ्लेक्शन, माने मेनी टाइम्स ध्वनि को परावर्तित करके और उसके लाउडनेस को बढ़ा करके, उसकी प्रबलता को बढ़ा करके हमारे हृदय की धड़कन, हमारे सांस चलने का जो रेट है, या हमें और भी किसी तरह की समस्या है तो वो वहाँ पे माइक लगा लगा करके और वहाँ से जो हमारा वाइब्रेशन होता है, जो फंक्शन हमारे बॉडी का होता है, उससे जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को मतलब बार बार रिफ्लेक्शन करवा करके उसको लोडेड करके और फिर डॉक्टर साहब अपने कानों में उसको सुनते हैं और कानों में सुनने के बाद उन्हें अच्छी तरह से ये बात समझ में आती है कि हमारे पेशेंट को, हमारे रोगी को किस प्रकार की समस्या है। क्योंकि उनको ट्रेनिंग के समय में ये बताया जाता है कि अगर हार्ट सही काम कर रहा है तो उसके जो मतलब धड़कने का जो की जो आवाज है, उसकी जो धड़कन की जो आवाज है, या कोई सांस लेता है तो फ्रेश सांस लेने में उसके जो साउंड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो इन तमाम चीजों का अध्ययन उनको पहले से किया हुआ रहता है और जब वो स्टेथोस्कोप से पेशेंट के सिचुएशन को अध्ययन करते हैं तो दोनों में जो फर्क आता है, दोनों में जो डिफरेंस उनको सुनने को मिलता है, उसी से वो पता लगाता है कि आखिर पेशेंट को दिक्कत क्या है और क्या नहीं है। तो एक तो ये हो गया आपको, ठीक है ना। उसके बाद और बाद हॉर्न है, जैसे आप देखिए लाउड स्पीकर है, ये सब ये आपको अभी लिखने की चीज नहीं है, ये आप समझेंगे तो समझने के बाद तमाम बातें आपको क्लियर लगेगा। ये सब डिस्कशन करने का है तो हम आपको चर्चा कर देते हैं। लाउड स्पीकर में क्या होता है, लाउड स्पीकर में भी वही बात होती है। आप जो सोर्स से साउंड आता है, इसको क्या करते हैं हम लोग, सोर्स से जो साउंड आता है उसको आप देखिए कि पिछले पहले ये छोटे से एरिया से ये जाता है, छोटे से एरिया से जा करके फिर इसका बड़ा मुंह खुलता है, बड़ा मुंह खुलता है और बड़ा मुंह खुलता है और बड़ा मुंह खुलने के बाद यहाँ से जो आपके सिस्टम द्वारा उसको साउंड दिया जाता है, जो एनर्जी यहाँ से इसको डायफ्राम के थ्रू जो एनर्जी दी जाती है, ये साउंड यहाँ से निकलने के बाद, है ना, ये फिर इसकी दीवार से इसे टकराता है। टकराने के बाद ये हो सकता है कुछ इधर जाए, हो सकता है कोई साउंड यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाए, या हो सकता है कुछ ऐसे जाए, हो सकता है कुछ। तो एक्चुअली इन सारे प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, एक्चुअली इन सारे प्रोसेस में हम यही देखते हैं कि साउंड को मल्टी रिफ्लेक्शन करने के बाद इसको आवर्धित किया गया, इसके लाउडनेस को बढ़ाया गया। क्योंकि यहाँ से जो ऐसे निकला है तो ये कुछ ऐसे भी निकला, तो कुछ ऐसे भी निकला होगा, ऐसे भी निकला होगा, हुए कुछ ऐसे भी निकला होगा, इस तरह से है ना, इस तरह से निकला होगा, इस तरह से। और निकलने के बाद ये जो है ना, यहाँ पे इसका लाउडनेस धीरे धीरे इसकी प्रबलता बढ़ती गई और बढ़ने के बाद अंत में जो है ये काफी हाई माने एम्पलीफाइड वे में ये। और इससे पहले तो पहले ये जान लीजिए कि जो इसके इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, पहले तो उसको एम्पलीफिकेट किया जाता है, प्रवर्धित पहले किया जाता है और फिर यहाँ पे मल्टी रिफ्लेक्शन के थ्रू इसको और ज्यादा बढ़ा करके। और इसका एक फायदा जो बहुत बेहतर है वो भी मैं आपको बताऊं कि लाउडनेस बढ़ने का एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण कारण है कि जैसे अगर मान लेते हैं मैं खुली जगह पे साउंड या ध्वनि में उत्पन्न कर रहा हूं तो वो सभी दिशाओं में फैलते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे किसी सिस्टम से लॉक करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद
वो ध्वनि किसी खास दिशा में जाने पर मजबूर हो जाती है, और जैसे अन्य दिशाओं से उसे मोड़ करके हम किसी खास डायरेक्शन में, ये क्या कर दिया हमने, यहां से सोर्स से ध्वनि निकली और इस खास दिशा में जाने पर मजबूर कर दिया हमने इसको। तो जितने भी तरंग निकले वो बार बार उन दीवारों से टकरा कर और धीरे धीरे करके वो एक डायरेक्शन में कलेक्ट होते चले गए, और कलेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो लाउडेड हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। और प्रबल होने के बाद इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम लोग म्यूजिक सिस्टम बजाते हैं तो उससे निकलने वाली जो ध्वनि होती है वो काफी तेज होती है, जबकि वही ध्वनि पहले उतनी तेज नहीं होती थी। सिस्टम से पास करने के बाद, है ना, उसमें ये क्वालिटी बढ़ी है। तो मल्टी रिफ्लेक्शन यानी बार बार परावर्तन जो ध्वनि का होता है, इसके अच्छे अच्छे उपयोग हम लोग करते हैं, और अच्छे अच्छे उपयोग करने से जो हमें बेनिफिट मिलता है उसकी तो उसका आनंद लेते हैं। और क्या, जो टॉपिक आप जो हिस्सा पढ़ रहे हैं उसमें आनंद ही आनंद है, कोई टेंशन नाम का चीज नहीं है। तो इस पर ज्यादा बात करने से कोई फायदा है नहीं, उसके बाद आप इसको देख लेंगे अगर लगेगा कि नहीं इसको देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है, ये इतनी बातें मैंने दिमाग में सेट कर दी है आपको कि आपको हर चीज समझ में यूं ही आ जाएगा। और अपनी भाषा में अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है तो अब जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं इक्को क्या है। इसको हम लोग इसको प्रतिध्वनि कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। अच्छे से समझिएगा, थोड़ा गणित भी इसमें है और थोड़ा समझ वाला चीज है ये इक्को। हालांकि अभी जो अभी क्या है, जब से संगीत का प्रादुर्भाव हुआ है, अच्छे अच्छे कलाकार जब संगीत गाने लगे तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिसको माइक सिस्टम बोलते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं, लगभग अच्छे क्वालिटी के साउंड के लिए हम लोग इको का इस्तेमाल करते हैं, और आज भी कर रहे हैं, तब भी करते थे, पर आज तो और ज़्यादा एडवांस हो गया है हमारा म्यूजिक सिस्टम। तो अभी तो आपको भी सारी बातें मालूम है, क्योंकि हम लोगों से अधिक तो मोबाइल आप लोग चलाते हैं। मेरा मानना है कि ये प्रतिध्वनि हम सुनते कैसे हैं, इसके फिजिक्स पर ध्यान दिया जाए। तो इको जो होता है इसका हिंदी होती है इसकी प्रतिध्वनि, मतलब ध्वनि से बनती है प्रतिध्वनि। जैसे मान लेते हैं कि हम सोर्स ऑफ साउंड है, तो हम सोर्स ऑफ साउंड हैं तो कोई तो हमें सुनने वाला होगा। हमको तो अभी आप कैमरा के थ्रू आप सुन रहे हैं, पर यहाँ कोई इको वाली बात नहीं है, पर अपने घरेलू उपयोग में आप उपयोग में इको सिस्टम को या इको को सुन सकते हैं, है ना। कैसे सुनेंगे, तो कभी अगर किसी श्रोता को स्रोत से निकली हुई ध्वनि, थोड़ा ध्यान से समझना है, सुनने के बाद वही ध्वनि कुछ समय के बाद बार बार सुनाई देने लगे, तो यही उस श्रोता के लिए प्रतिध्वनि कहलाता है। इसी को इक्को कहते हैं। जैसे मैंने एक बार ध्वनि जनरेट किया, मैंने कुछ बोला या कुछ गाया, श्रोता ने उस आवाज को सुनी, एक बार तो मैं गाया, एक बार तो वो सुन लिए। थोड़ी देर के बाद वही ध्वनि अगर वो फिर से सुनते हैं, फिर से सुनते हैं, फिर से सुनते हैं, मतलब 2 बार 3 बार जैसा सिस्टम बना हुआ है, तो उनके द्वारा ये जो सुनी गई ध्वनि डायरेक्ट साउंड के बाद वाली है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। और फिजिक्स की भाषा में इक्को यही है। और अपने एटमॉस्फेयर में अगर बात करें, हमारे वायुमंडल में, तो हमको मालूम है कि जो ध्वनि का वेग है वो 330 मीटर पर सेकंड यानी 330 मीटर पर सेकंड है। अगर साउंड सोर्स है यहाँ पर हमारा, तो हमारे इस साउंड सोर्स के द्वारा जो जनरेट किया गया साउंड है, चाहे वो जिस किसी रूप में हो, है ना, ये मान लेते हैं कि साउंड सोर्स ने
साउंड जनरेट किया। अच्छी बात है, करना चाहिए। और साउंड सोर्स ने जो साउंड जनरेट किया तो इसका वेग होता है, अगर ये एयर मीडियम है, ये एयर है, हवा है, तो इसका वैल्यू होता है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पर, ये बहुत बहस की बात नहीं है, ये डायरेक्ट है। अगर मान लेते हैं कि कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, जो जिसको लिसनर बोल रहे हैं हम, श्रोता बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट साउंड को आराम से सुन पा रहा है ना। तो ये यहाँ से इस साउंड को आराम से सुन पा रहा है, तो जो डायरेक्ट साउंड है वो 330 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इसके कानों तक पहुंचा। अब है जो मैकेनिज्म है वो जानिए, इसकी जो हकीकत है कि अगर कोई मानव जो नॉर्मल है, सामान्य श्रोता की कहानी है, वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, किसी भी आवाज को जो वो सुनता है, तो सुनने के बाद उसका सेंसेशन यानी मस्तिष्क में, उसके ब्रेन में उस आवाज का प्रभाव, ऐसा ऑब्जर्वेशन में पाया गया है कि 1/15 सेकेंड तक रहता है। किसी का थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक एवरेज वैल्यू लिया गया है कि कोई भी मानव अगर कोई ध्वनि सुनता है तो उस ध्वनि का जो सेंसेशन है, उसका जो प्रभाव है, उसके ब्रेन में 1/15 यानी 1 सेकेंड के 15वें भाग तक रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1/15 सेकेंड तक वो उसी डायरेक्ट साउंड को, जो मैं बोल रहा हूं, और अगर इसे कोई सुन रहा है तो उस साउंड को समझ रहा है, वो उसको महसूस कर रहा है, इतने में समय 1/15 सेकेंड लगता है। इस बीच में किसी भी साउंड को वो रियलाइज नहीं करेगा, लेकिन 1/15 सेकेंड के बाद अगर उसके कानों तक आवाज आती है तो उसको वो महसूस करना शुरू करेगा। इको इसी कॉन्सेप्ट पर चलता है कि जैसे सपोज कीजिए कि जो मेन कॉन्सेप्ट है इको का वो यही है, इसी पर आपको फोकस करना है। मैंने जो बात कही थी आपको कि इको सिस्टम जो है वो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि मानव द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव, मानव द्वारा सुनी गई ध्वनि का मस्तिष्क पर प्रभाव, मस्तिष्क पर प्रभाव 1/15 सेकेंड तक रहता है। बस ये सच्चाई है, इसी चीज को सुनना है। प्रतिध्वनि यानी इको कम से कम 1/15 सेकेंड के बाद ही सुनी जाती है। हाँ, बाद ही सुनी जाती है। अब एक अकेली समय सीमा ये नहीं है, मतलब ये एटलीस्ट है कि 1/15 सेकंड से पहले कोई मतलब नहीं बनता है। अब सोच करके देखिए कि अगर ये सोर्स साउंड जनरेट कर रहा है, ये स्पीकर अगर यहाँ बजा, कोई संगीत बजा, और संगीत के बजने के बाद अगर ये आवाज इस व्यक्ति तक सुनने में जो भी समय इसने लिया, मान लेते हैं जितनी दूर है, कुछ भी है वो मैटर नहीं करता, इसने ये आवाजें सुनी, अब वही आवाज इसके पास तक फिर से रिटर्न होकर के आने में कम से कम टाइम कितना लगना चाहिए? 1/15 सेकेंड लगना चाहिए। 1/15 सेकेंड लगना चाहिए। तो ये 1/15 सेकेंड में क्या, यहां से जा करके यहां आना चाहिए, इसमें 1/15 सेकेंड का समय लगना चाहिए। ये है आपका इको, ये है इको। अब कहोगे सर एक ही इको के, नहीं भाई साहब, ये मिनिमम लिमिट है इसका। इससे थोड़ी और बगल में भी कोई दीवार होगी तो उससे भी साउंड टकराएगी, वो थोड़ी देर और समय लेगी, तो उसके बाद वो भी आवाज सुनाई देगी उसको। पर एक बात ध्यान देना है कि जब ये साउंड यहां से चला अपनी 100% एनर्जी लेकर
तो इक्को की जो ध्वनि होती है ये लेस देन 100% होती है, लेस देन 100%, मतलब उससे कम होगी, 100% से कम ये ऊर्जा घटेगी इसकी, और घटती इसीलिए आपने देखा होगा कि ऊर्जा जो घटने की बात खूब बढ़िया से आप जान लीजिए, जैसे थंडर देखिए आप, जब बिजली चमकती है बादलों की आवाज होती है तो वो गूंजती है और धीरे 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 वो आवाजें कम होती कम होती कम होती फिर समाप्त हो जाती है। कारण यही है, एक तो मल्टी रिफ्लेक्शन एक कारण, इको दूसरा कारण है ना, ये सारी चीजें हैं। तो जब कभी भी इसका वजह क्या है, यहाँ पे अवशोषण होता है। जब किसी भी ये दीवार से या किसी परावर्तक सतह से ध्वनि टकराती है ना, तो टकराने के बाद जब ये वापस लौटती है तो एनर्जी घटती है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का है ना एब्जॉर्प्शन हो जाता है, शोषण हो जाता है, और इसीलिए इको की आवाज धीरे धीरे कम होती हुई आपको महसूस होगी। मेन कारण यही है। मतलब इको, अब आप देख लीजिए, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे है और इसको इको सुनना है तो ये कम से कम कितना दूर होना चाहिए, ये भी निकाल देते हैं। तो भाई साहब 1/15 सेकंड में ध्वनि चलती कितनी है ये तो पहले पता कर ले हम। तो ध्वनि द्वारा 1 सेकंड में, सॉरी 1/15 सेकंड में तय की गई दूरी, एकदम सिंपल फिजिक्स है, S = VT आप इस्तेमाल कर ले, दूरी बराबर 4 गुना समय, ये बराबर हो जाएगा वेलोसिटी है इसका 330 मीटर पर सेकंड, गुना कर दीजिए 1/15 सेकंड से, तो ये आराम से आ जाएगा कितना, मीटर में आ जाएगा, कोई तकलीफ लेने की बात नहीं है। ये इक्वल टू हो जाएगा 22 मीटर। देखिए ना, 15 दूनी 30, 15 दूना 30, 22 मीटर। अच्छा, अब तो क्लियर बात है, जितना दूर जाएगा उतना दूर आएगा, तो कम से कम इसका दूरी कितना होना चाहिए, लिस्ट डिस्टेंस 11 मीटर, 11 दूनी 22 हो गया ना क्लियर। तो इस व्यक्ति के द्वारा प्रतिध्वनि सुनने का जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, जो रिफ्लेक्टर है, जो परावर्तक सतह है, उससे कम से कम 11 मीटर की दूरी पर ये रहेंगे तो प्रतिध्वनि वो सुन पाएंगे। इको का यही मेन कॉन्सेप्ट है, ये मिनिमम टाइम है। इससे आप मान लेते कोई दीवार यहाँ है, कोई दीवार थोड़ा और इधर हट करके है 11 मीटर के बदले कोई 15 पर है, 20 पर, सब जगह से साउंड टकराएगा और वो धीरे धीरे अपने मतलब घटते हुए एनर्जी के साथ इसको बार बार सुनाई देगा। बट मिनिमम लिमिट जो है वो कितना का है, 11 मीटर का है। तो आज के इस लेक्चर में जो बेसिकली हम लोगों को इको सुन समझना था और प्रकाश ध्वनि के परावर्तन को समझना था, तो इस पर हम लोगों ने काम किया, और ये खुद से भी अध्ययन करने की चीज है। इसमें कोई बहुत बड़ा जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो मैंने अभी डिस्कस कर दिया आपको, और लगभग मैं बहुत 2-4-5 वीडियो पहले से कहता आ रहा हूँ कि फेस्टिवल को तो एंजॉय करते ही हैं हम, करना ही चाहिए, क्योंकि जीवन में एक नयापन लाता है, वो हमारे अंदर एक उत्साह बढ़ता है, ये जरूरी है। लेकिन बेटा इसके साथ साथ पढ़ने का जो ये सिलसिला है ये भी बने रहना चाहिए, और अभी कोई कलम किताब लेकर के बैठने की बात नहीं है। इसीलिए तो ऑनलाइन लेक्चर होता है कि दोस्तों के साथ गप्पे मारिए, मजे करिए, लेकिन साथ में मोबाइल तो आजकल हमेशा आपके साथ होता है, तो आप जरूर उसको, और चीज़ों को, रील्स तो आप देखते ही हैं, तो इसे भी एक रील समझ करके इसका फायदा उठाइए, क्योंकि जीवन में सब काम हमें करना तो चाहिए, लेकिन साथ में अपना करियर बिल्डिंग भी जरूरी है, उसके लिए भी समय अलग से नहीं आता है। इन्हीं समय को मैनेज करके 24 आवर में से टाइम मैनेजमेंट सीखिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। थैंक यू सो मच।